हेलो दोस्तों, वेलकम टू ध्यान सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक नॉर्मल जो इक्वेशन होता है रेट लॉ का फर्स्ट ऑर्डर का, वो कैसे प्लॉट किया जाता है ग्राफिकली। अब हम आएंगे लॉग का जो फॉर्म हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था उसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, k इक्वल्स 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट अपॉन 80 टू द बेस 10। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। t उस साइड जाएगा, 2.303 इसके नीचे आएगा, और ये जो है वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे लॉग के रूल्स। करेक्ट। तो यहाँ पे लॉग a नॉट माइनस लॉग 80 हो जाएगा। 80 जो है वो नेगेटिव है, उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्लोप जो है वो नेगेटिव है। करेक्ट। तो अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो आपका ग्राफ जो होता है वो इंक्रीमेंटल टाइप ऑफ ग्राफ होता है, मतलब ग्राफ इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा। करेक्ट। एज टाइम इंक्रीजेस y का जो भी वैल्यू आप प्लॉट कर रहे हो वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे माइनस स्लोप वाला, वो कैसे दिखेगा। देखो ऐसे है, ये है y पे कौन है, y अपना है log ऑफ 80 टू द बेस 10। करेक्ट। वर्सेस क्या प्लॉट करेंगे अपन, t। राइट। स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे ग्राफ आएगा। तो ये जहां पे टच हो रहा है वो वैल्यू किसकी है, log 10 log a नॉट टू द बेस 10, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, आपने a नॉट मतलब क्या है, अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ना, उसका आप क्या कर रहे हो, लॉग निकाल रहे हो, तो वो वैल्यू हो गई कांस्टेंट। वहां से कॉन्सेंट्रेशन डीके होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे टाइम आगे जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज स्लोप जो आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव। ओके। तो दूसरा फॉर्म जो अपना है वो है, यहाँ पे नीचे उन्होंने करके दिया है आपको टेक्स्ट बुक में। ओके। लॉग ऑफ a नॉट अपॉन 80 वर्सेस टाइम अपन प्लॉट कर रहे हैं, वो इक्वेशन में ये रहा वो इक्वेशन। यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो जैसे अब हमने अभी बोला कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर। तो जैसे टाइम आगे जाएगा जो भी आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके। यहाँ पे वो टच हो रहा है, ये ध्यान रखना। ओके। फिर आगे आते हैं हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखो और कोई भी एक एग्जाम्पल दो, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो एग्जाम्पल जो है वो क्या दे सकते हो आप, 2H2O2 हमने लिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो डिकम्पोज हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, H2O2 के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब आप बोलोगे H2O2 तो 2 टाइम्स है, यहाँ पे ऊपर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 हमने लिया है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगर उस 2 का उतना ही पर्पस है तो ऊपर 2 नहीं आएगा। तो सिर्फ 1 मोल भी अगर हमने लिया H2O2 का तो भी डिकम्पोजिशन होने वाला है। तो ये किस चीज की, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। सेम गोज फॉर N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसका भी डिकम्पोजिशन होता है NO2 और O2 में। करेक्ट। उसका भी पावर क्या आएगा, 1। तो इसीलिए दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके। आगे हम आते हैं, रेट लॉ हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, गैस फेज रिएक्शंस के लिए। गैस फेज का मतलब क्या है कि जो भी रिएक्टेंट्स पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में वो सब कुछ क्या है, गैस फेज में। ठीक है। तो एक गैस, एक पहला रिएक्टेंट हमने लिया जो कन्वर्ट हो रहा है बी गैस प्लस सी गैस में, मतलब क्या, रिएक्टेंट भी गैसेस, प्रोडक्ट भी गैसेस। ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनिशियल प्रेशर जो है ए का वो मान लो PI है। ओके। दैट डिक्रीजेस बाय x विद इन टाइम t। जैसे टाइम t हमारे पास है वो उसमें वो क्या हो रहा है, x से डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। x से डिक्रीज होगा तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम t कितना हो जाएगा, PA प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स इनिशियल कितना था PI माइनस कितना डिक्रीज हुआ x, तो बचा कितना PI माइनस x। राइट। तो जो भी प्रेशर है प्रोडक्ट्स का B और C का एट टाइम T वो क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जैसे A रिएक्शन आगे जा रहा है, A का रिएक्शन आगे जा रहा है तो B भी तैयार हो रहा है, C भी तैयार हो रहा है। करेक्ट। तो दोनों का जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। और दोनों का प्रेशर जो है वो कितना है, x है, क्योंकि वही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके। सो टोटल प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, PI माइनस x, मतलब जो PA का प्रेशर है जो बचा है, और उसमें ऐड किया जाएगा PB और PC का प्रेशर। करेक्ट। एक प्लस माइनस x से प्लस x से वो हो जाएगा कैंसिल आउट। राइट। तो बचा कितना, देखो करके दिखाती हूँ मैं, प्लस माइनस x प्लस x कैंसिल, सो PI प्लस x बचा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, ये हो गया आपका x का वैल्यू। x मतलब क्या है, प्रेशर जो आप टाइम t पे कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है। सो प्रेशर ऑफ, यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे कि प्रेशर A है एट टाइम t,
इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट, सब्स्टिट्यूट करके आप ए का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? ये जो इक्वेशन आपको मिला 6.12, उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे 6.11 में। 11 की वैल्यू क्या है? पी ए इक्वल्स पी आई माइनस एक्स। करेक्ट, सो पी आई माइनस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट किया है, क्या है? पी माइनस पी आई, माइनस साइन है, माइनस पी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पी आई कितनी बार आया इस इक्वेशन में? 2 बार, तो 2 पी आई माइनस पी। ये किसका इक्वेशन मिला हमें? पी ए का। करेक्ट, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है फर्स्ट ऑर्डर का, वो एज इट इज हम ले रहे हैं यहाँ पे। ए नॉट अपॉन ए टी है, ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट मतलब क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर कितना है अपना? पी आई। ए टी का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। करेक्ट, तो प्रेशर कितना है टाइम टी पे? मतलब पीए का जितना प्रेशर बचा है, कितना बचा है पीए का, वो हम लेंगे। पीए ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना है? 2 पी आई माइनस पी। तो इनिशियल प्रेशर जितना हमने अप्लाई किया उसका ट्वाइस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं? टोटल प्रेशर माइनस कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये जो इक्वेशंस, ये जो रिलेशंस हमने डिराइव किए हैं, उसको आपको करना क्या है? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो। देखो, कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे आप प्रेशर लेके आ रहे हो। क्यों ऐसा कर सकते हो? बिकॉज प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो कैपिटल P क्या है? अपना टोटल प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का एट टाइम t। तो कैसे क्लिक होगा आपको कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? सिंपल है, अगर गैसियस फॉर्म में इक्वेशन है तो प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। न्यूमेरिकल आपको पूछा है और प्रेशर गिवन है तो ऑब्वियसली ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसे जो ट्रिक्स एंड ये है सब कुछ है, तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? जीरो। जीरो ऑर्डर कब हम बोलते हैं? जब रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। देखो, रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो रिएक्टेंट का, उससे उसका फर्क रेट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरल ए कन्वर्ट्स इनटू पी, मतलब क्या हो रहा है? रिएक्टेंट ए है जो पी में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। डिफरेंशियल रेट कैसे निकालोगे? रेट इक्वल्स माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल्स क्या है? के ए रेस टू जीरो। ए रेस टू जीरो मतलब क्या हुआ कि इस पूरे इक्वेशन का जो रेट है वो ए के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे करोगे? जो भी आपका डी ए है, मतलब यही बचता है ना सिर्फ, करेक्ट, इतना ही बचेगा। डी ए जो है, मतलब देखो रेट हम लिखेंगे यहाँ पे, रेट जो है अपना वो क्या आएगा? रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टी, तो ये गलत हुआ, यहाँ पे होना चाहिए डी टी। राइट, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। देखो टेक्स्ट में काफी सारे, ये जो पीडीएफ का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को करना है। तो रेट जो है अपना वो क्या है? माइनस डी ए अपॉन डी टी। करेक्ट, इक्वल टू क्या है? के। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जीरोथ ऑर्डर है, जो भी ए है उसका रेस टू क्या है? 0 है। एनीथिंग रेस टू 0, आंसर इज ऑलवेज 1, तो बचा क्या? सिर्फ के। तो इसी इक्वेशन को आप कैसे रीअरेंज करोगे? माइनस डी ए इक्वल्स के डी टी, मतलब इक्वेशन क्या मिला? डी ए इक्वल्स माइनस के डी टी। करेक्ट, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ? ए नॉट से लेके ए टी तक। अब डीए का कॉन्सेंट्रेशन, डीए का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, क्या करोगे? अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये आ गया अपना इक्वेशन। इंटीग्रेशन डीटी का जो करते हैं वो आता है टी। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारा मिला वो क्या मिला? के टी इक्वल्स ए नॉट माइनस ए टी। तो के टी, के कैसे निकालोगे आप? कोई भी टाइम आपको दिया गया है उसको पहले लो और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम टी पे जितना बचता है उनका सब्ट्रैक्शन करो और उसको टाइम से डिवाइड करो। ठीक है, जीरो लॉ का इतना आसान है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल 1 मार्क क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, अब आता है यूनिट पे। यूनिट कैलकुलेट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको करना क्या है? सिर्फ इक्वेशन देखना है क्या है और यूनिट्स देखने हैं। देखो अब ये जो है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है ना। किस चीज का सब्ट्रैक्शन है? डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन हम किस में मेजर करते हैं? मोल पर लीटर में। लीटर मतलब ही होता है डेसीमीटर क्यूब, सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर लीटर।
डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। टाइम किसमें मेजर किया जाता है, यहाँ पे टी इनवर्स जानबूझ के दिया है उन्होंने, क्योंकि पर सेकेंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है और पर आवर भी हो सकता है। इसका भी यूनिट पूछा जा सकता है आपको, के का यूनिट किसमें, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर टाइम। ओके, अब हम आते हैं हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ पे क्या करोगे, टी जो है वो टी के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा टी हाफ, और ए टी जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए हाफ में, राइट। सो ए नॉट इक्वल्स ए का ए नॉट जो है उसका क्या होगा, हो जाएगा हाफ हो जाएगा। उसको सॉल्व करोगे तो ए नॉट में से ए नॉट अपॉन 2 माइनस हो गया ना। तो मान लो आपके पास ए नॉट की वैल्यू थी 100 और उसका 50 मतलब 50% मतलब कितना, 50। So 100 minus 50 gives you 50, वही कर रहे हैं हम। So a naught minus a naught upon 2 will give you answer a naught upon 2, करेक्ट। So 2 नीचे आया तो इसलिए t half equals a naught upon 2 के। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, देखो शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, a naught से, तो वो तो वैल्यू पता होगा आपको, राइट। जो भी जीरोथ ऑर्डर है, कौन सी रिएक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से k की वैल्यू चेंज हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, t half मिल जाएगा, करेक्ट, सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑब्वियसली हमें क्या लगेगा, इक्वेशन। AT इक्वल्स क्या है, माइनस KT प्लस A नॉट है, राइट। अगेन y इक्वल टू mx प्लस c के देखोगे फॉर्म में, तो m की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, माइनस मिल रही है। k जो है वो आपका नेगेटिव है, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, ऑब्वियसली ग्राफ शुड गो डाउन। कैसा होना चाहिए, और ये होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। सो 80 वर्सेस अगर टाइम हम प्लॉट करेंगे तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन बचेगा टाइम टी पे, जैसे टाइम आगे आगे जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम 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 होते जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से हमें चीजों को रिलेट करना है और उनको समझना है। ओके, तो एग्जांपल्स अगर पूछे जाएंगे तो ये एग्जांपल जो है वो ठीक से याद रखने पड़ेंगे हमें। जीरोथ ऑर्डर का एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम मेटल। प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट करके काम करेगा, NH3 लो, वापस से क्या मिल जाता है, N2 प्लस 3H2। डजंट मैटर NH3 का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। NH3 का कितना भी कॉन्सेंट्रेशन लो, ये रेट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आप ले सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O। N2O डिकम्पोज होगा N2 और O2 में। अगेन इट नीड्स कैटलिस्ट, प्लैटिनम इज द बेस्ट कैटलिस्ट फॉर दिस डिकम्पोजिशन, ऑलराइट। तो ये हो गया। फिर थर्ड जो है वो है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन हॉट टंगस्टन एट हाई प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर आपको हाई करना पड़ेगा। कोई भी दो एग्जांपल्स अच्छे से याद रखो, ठीक है, जहां पे क्या नहीं हो रहा है, तो रेट जो है इक्वेशन का, रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब हम आते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट करके पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको सूडो क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ये एग्जांपल है आपको CH3 COOCH3, ये है मिथाइल एसीटेट। ओके, मिथाइल एसीटेट हम ले रहे हैं और इसको पानी में ऐड कर रहे हैं। एक्वियस सॉल्यूशन है मिथाइल एसीटेट का, तैयार हो रहा है एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट एंड मिथेनॉल एज अनदर प्रोडक्ट। ओके, तो रेट लॉ अगर लिखेंगे आप तो कैसे लिखोगे, दो रिएक्टेंट्स है, राइट। तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि पानी आप कितना भी डालो डजंट मैटर, राइट। तो मतलब क्या हुआ, पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, वो कैसा है, एक्सेस में है। ओके, तो ये हो गया एक्सेस में। अगर एक्सेस है तो मतलब कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं हम, डजंट मैटर, क्योंकि उसके कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से रिएक्शन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। तो जो भी चेंज हो रहा है, देखो रीजन इज दैट सॉल्वेंट वाटर is present in such a large excess that the change in its concentration. So the reason that solvent water is present in large excess, okay, that the change in concentration is negligible compared to initial one, or its concentration remains constant। मतलब क्या है कहने का कि वाटर आप कितना भी ऐड करो, जो भी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम जनरली के बोलते हैं, तो मान लो उसको के डबल डैश है वो, ठीक है। तो रेट लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, के डैश एज इट इज, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी एज इट इज, वाटर के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे के डबल डैश। एक कांस्टेंट लो, दो कांस्टेंट लो, कितने भी कांस्टेंट लो, मल्टीप्लिकेशन करके वापस से क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट, करेक्ट। तो वहां पे हम के लिखेंगे, व्हाट इज के डैश इनटू के डबल डैश। ओके, सो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है,
एक ही रिएक्टेंट मिला ना हमें, जिसका पावर कितना है 1, इसका मतलब वो है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस आपको सामने आती है, जो दिखने के लिए दिखती है कि शायद वो सेकंड ऑर्डर होगी, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्शन अपीयर होती है कि वो है फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे इस प्रकार के रिएक्शंस को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल के जरिए आपके सामने है, शॉर्ट नोट आ सकती है, तो डायरेक्टली एग्जांपल के साथ आप उसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं कुछ थियोरीज पे। केमिकल काइनेटिक्स में क्या आपके सामने रखने की यहाँ पे कोशिश में मेरे से हो रही है, वो है कि कोई भी रिएक्शन आप अगर कैरी कर रहे हो तो वो रिएक्शन आसानी से अपने आप तो होने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। करेक्ट, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, वो एक सर्टेन तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने चाहिए तो ही रिएक्शन आगे जाएगी। या फिर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ सकती है। ली चार्टेरियस प्रिंसिपल आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। करेक्ट, तो जो भी इक्विलिब्रियम है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होना चाहिए तो ही रिएक्शन आगे जा सकती है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें वापस से रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, तो उस केस में मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन आगे जा ही नहीं रही। तो जब रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट कैलकुलेट करने के साथ ही साथ रिएक्शन को कैसे किया जा रहा है मैकेनिस्टिकली, उसके लिए कुछ थियरीज पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो थियरी आप पढ़ते हो आपके सिलेबस में वो है कोलिजन थियरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। करेक्ट, बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका कोलिजन कैसे, एक पहला जो फैक्टर है, तो कोलिजन थियरी में हम 3 से 4 फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला फैक्टर है आपका कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो वो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर पे कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन लगाई तो जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो कितना होगा, रूम टेम्परेचर। एक रिएक्टेंट मेरे हाथ में है, इस हाथ में दूसरा रिएक्टेंट है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर आके कोलाइड होगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर टकरा जाएंगे। तो ये कोलिजन होना रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला फैक्टर क्या है, कोलिजन। ठीक है, तो फॉर गैस फेज अगर रिएक्शंस आपने क्या कंसिडर किया, जिसमें जो भी रिएक्टेंट्स आप कंसिडर कर रहे हो वो किसमें है, गैस में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि गैसेस को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, राइट। और गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो भी वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। सो गैस फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड फैक्टर आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में है क्या एग्जैक्टली कि फॉर रिएक्शन टू अकर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एक जगह पे बैठे रहेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे, नहीं हो सकता। करेक्ट, तो क्या चाहिए उनके अंदर, कुछ ना कुछ तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना ही चाहिए। तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। सो कैसे डिफाइन करोगे एक्टिवेशन एनर्जी को, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू से इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए तो ही रिएक्शन आगे जाएगी। अब आगे हम आते हैं ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये ओरिएंटेशन इतना क्यों मैटर करेगा, देखो रिएक्टेंट कैसे आ रहा है एक दूसरे की तरफ, वैसे वहां से तो फिर सब कुछ चीजें शुरू हो जाती है ना। केमिस्ट्री अगर आनी है वहां पे, केमिकल रिएक्शन हमें चाहिए एज ए रिजल्ट। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, नया बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ये सब जो है उसके लिए एनर्जी तो इन्वॉल्व है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। साथ ही साथ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उनका ओरिएंटेशन भी मैटर करेगा। करेक्ट, सो पहला जो एस्पेक्ट हम करेंगे, एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे। ए रिएक्टेंट हमने लिया और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है अपना सीबी। सीबी में क्या है, सीबी नाम का कोई तो कंपाउंड है जो रिएक्टेंट है, ऐसा कंसिडर करो। उसमें से हो क्या रहा है, सीबी का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा और ए और बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट, और सी अलग हो रहा है। समझे, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, सीबी का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए बी का बॉन्ड फॉर्म हुआ, हो गई केमिस्ट्री। करेक्ट, तो इस प्रकार को हमें क्या करना है, इस प्रकार के रिएक्शन को, ओरिएंटेशन को साथ कनेक्ट करना है। सो ए नाम का अपना ये रिएक्टेंट है जो सी और बी, ये जो दूसरा रिएक्टेंट है उसको अप्रोच कर रहा है।
करेक्ट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ए बी चाहिए ना। कहने का मतलब क्या है कि ए जो है वो जब तक बी के करीब नहीं आ जाता तब तक ए बी प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या, नहीं। लेकिन पहले केस में हो क्या रहा है, ए जो है वो सी के करीब आ रहा है, फायदा है क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो जो सी है उसको नहीं बोलेगा, राइट, नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज आपको मिल रहा है सब कुछ, तो रिएक्शन होगी नहीं, सिंपल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बी के सामने से ए आ रहा है, जहां पे बी है, बी अगर बी प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट हमें चाहिए तो बी क्या हो गई, इसकी रिएक्शन साइट हो गई। तो रिएक्शन साइट के पास अगर आपका दूसरा रिएक्टेंट आता है तो ज्यादा एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी वहां पे, राइट। तो ओरिएंटेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बी सी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और साथ ही साथ सी अलग हो जाएगा, हो गई रिएक्शन कंप्लीट, करेक्ट। तो रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी और आपको ये मिल जाएगा, राइट। सो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि कोलिजन थियरी के 3 फैक्टर्स है, ठीक है। चौथा फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एग्जैक्टली क्या दिखाता है हमें, एक वर्क अगेन सेम रिएक्शन कंसिडर करो, करेक्ट, सेम रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फिर अगर मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो तो 2 चीजें हो रही है ना, ए बी सी बॉन्ड है वो ब्रेक भी हो रहा है और नया बॉन्ड ए बी फॉर्म भी हो रहा है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा बीच का वो क्या होगा, ए बी डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब क्या है कि वो ए बी बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ऐसा कुछ तो आपने सीखा है, कहाँ सीखा है, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये कहाँ सीखा, कमेंट में मुझे बताइए कौन सा रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो आता है आपके पार्ट 2 में से। तो जो चैप्टर है वहां पे SN1 SN2 हिंट देती हूँ मैं आपको, करेक्ट। तो कौन सा प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो रिएक्शन बैरियर लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहा जाता है उसको, इस डायग्राम को एनर्जी प्लॉट किया हमने वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे अपना रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। हाथ देखो मेरे कहाँ पे, एनर्जी जो है प्रोडक्ट का वो कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, होना ही चाहिए ना। जब तक रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी पे नहीं जाएंगे तब तक होगी नहीं रिएक्शन, करेक्ट। तो ये हो गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, EA। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वो बीच का आपका ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट। कैसा दिख रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट, ये रहा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे अनस्टेबल कौन होता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट। तो वो क्या करेगा, लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा, तो वो कहा जाएगा सबसे लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जो होगा आपका प्रोडक्ट। अगर आपको स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए रिएक्शन से तो उसका एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। जितना एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, ओके। तो ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का ग्राफ। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ग्राफ ड्रॉ करके आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ऑलराइट। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो है अरेनियस इक्वेशन। पर उससे पहले जो भी आपका ये रेट कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, करेक्ट। तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशन है वो आपके सामने कौन लेके आते हैं, अपने मिस्टर अरेनियस, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल्स A e to the power minus EA upon RT. What is K? K is rate constant. A is pre-exponential factor. Pre-exponential मतलब pre मतलब क्या, पहला। किससे पहला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहला है, इसीलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E टू द पावर क्या किया हमने, माइनस EA। EA मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और आप सबको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या होता है, टेम्परेचर है, करेक्ट। तो ये अरेनियस इक्वेशन है जो आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा और इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जनरली थोड़ी मतलब पहले के आप अगर पार्ट्स देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को प्लॉट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी एक्सपोनेंशियल था उसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर ऐसा हम करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो चलो करके देखते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, लॉग ऑन बोथ साइड मतलब यहाँ पे आया ln k इक्वल्स ln a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ओके। तो जो ln है उसके पहले ये एक्सपोनेंट आ जाएगा, राइट। तो ln a जो है अपना वो a क्या है उसमें से कांस्टेंट है, तो ln को k लग गया और ये जो है दोनों मल्टीप्लिकेशन में उसको क्या हो जाएगा, लॉग के रूल्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। तो ये अगर आपका एक है m, ये है कंप्लीट
n, तो log m into n gives you log m plus log n, करेक्ट। तो वही यहाँ पे अप्लाई किया और हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log के फॉर्म में कन्वर्ट, राइट। सो ln के इक्वल्स क्या मिला, e a अपॉन आर टी माइनस e a अपॉन आर टी प्लस ln a, ओके। क्योंकि e को हमने log इस्तेमाल किया है, पावर जो है वो आगे आएगी, ln e की वैल्यू जो होती है वो आती है 1। ये करके देखिए और बताइए मुझे। फिर हम क्या करेंगे, बेस 10 का जो बेस e है उसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, ठीक है। तो log टू द बेस 10 करने के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्या करेंगे हम, 2.303 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, log k टू द बेस 10 इक्वल्स माइनस e अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a टू द बेस 10। log a टू द बेस 10 इज कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट, करेक्ट। ये अपना y है log k वाला और ये जो है वो m आ गया, पूरा कांस्टेंट है और x की वैल्यू आपको मिल रही है 1/t, ठीक है। तो प्लॉट जब करेंगे वो होगा log k वर्सेस 1/t। देखो स्लोप कैसा है अपना, नेगेटिव स्लोप है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, मतलब रिड्यूसिंग होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है कि 1/t अगर आगे जाएगा तो आपके y एक्सिस के ऊपर आपने जो भी प्लॉट किया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आप उसका जिस्ट है। अब हम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, ओके। सो वो जो ऊपर हमने लॉग के फॉर्म में जो इक्वेशन डाल के रखा है ये वाला, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, सफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे 1 और 2, ठीक है। दो अलग अलग टेम्परेचर मैंने चूज किए T1 T2, तो उसके लिए K बन गया K1 फॉर T1, उसके बाद A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच विल रिमेन सेम फॉर एनी ऑफ द टेम्परेचर। सो T1 के लिए A सेम है और यहाँ पे T2 के लिए भी ये A सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये जो 6.22 इक्वेशन है उसमें से हम 6.21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो भी कॉमन टर्म है RHS पे उसको आप बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन दिख रहा है, EA दोनों जगह कॉमन है, 2.303 जो दोनों जगह कॉमन है, R भी कॉमन है, करेक्ट। T1 T2 अलग अलग है, राइट। तो उसको कॉमन हम निकालेंगे साइड में, ओके। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। इसका क्या हुआ भाई, वो तो माइनस था ना, लेकिन लॉग के रूल्स है, log m माइनस log n इक्वल्स log m अपॉन n। देखो लॉग के नंबर के लॉग की क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, लॉग कॉमन लोगे और उसको दोनों नंबर्स को क्या करोगे, एक दूसरे के साथ डिवाइड, ठीक है। वही यहाँ पे किया, देखो कंपेयर करो यहाँ से यहाँ, ओके। अब आपने आगे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन से करते आए होंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हो गया अपना कंप्लीट इक्वेशन जो दोनों टेम्परेचर्स के साथ आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको इसमें से एक भी 3-4 अगर पैरामीटर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल K2 पता है, K1 पता है, EA की वैल्यू पता है, R तो कांस्टेंट होता है, करेक्ट, 8.314। फिर यहाँ पे T1 T2 में से अगर T2 दिया है, T1 निकालना है, तो कोई भी एक पैरामीटर आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लॉग के कैलकुलेशन से थोड़ा सोच समझ के करना। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो प्लॉट है उसके ऊपर, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं वो देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है कि कुछ फ्रैक्शन आपने मॉलिक्यूल्स का लिया है जिसका कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी आपके हाथ में, ओके। अब T1 और T2 ऐसे दो अलग अलग टेम्परेचर्स हमने लिए और उसको प्लॉट किया वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है सबको, वो क्या है, फ्रैक्शन है, राइट। गौर से देखो, मैं फॉलो कर रही हूँ फिलहाल T1 का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इतना ही है ना। जो डार्क ग्रे कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है वही है, सिर्फ जूम करके देखते हैं हम ठीक से, ये जो पोर्शन है डार्क कलर का बस इतना ही है, करेक्ट। तो वो इतना है, एरिया अगर निकालोगे तो ये इतना ही आएगा। लेकिन T2 के लिए ये सबसे बड़ा है, इतना जो लाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ऊपर, करेक्ट। तो वो जो रीजन है वो अगर आप कंपेयर करोगे तो T1 के लिए वो इतना ही है, वेरास T2 के लिए वो इतना है। T1 के लिए इतना ही है और T2 के लिए इतना है, करेक्ट। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, इट इज ग्रेटर फॉर टेम्परेचर 2 वेरास इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर फॉर टेम्परेचर T1, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद गिवन काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज्ड,
करेक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आपने बढ़ाई, इसका मतलब आपने क्या किया, रिएक्शन का रेट एक्सिलरेट किया, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, सो टेम्परेचर T1 से जब टेम्परेचर T2 पे जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन और ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। फिर हम आते हैं आगे, ये ग्राफ जो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर किया है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जो कैटलिस्ट होता है उसका काम क्या होता है। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, राइट। तो फिर क्या करता है रिएक्शन में, तो वो सिर्फ करता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब रिएक्शन फास्ट होती है कैटलिस्ट की मदद से। ठीक है, एंजाइम आपने सुने होंगे, एंजाइम भी क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। हमारे बॉडी के अंदर सैकड़ों करोड़ों रिएक्शंस रोज के रोज होती रहती है। उसको कैरी करने वाले कौन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, करेक्ट। तो इसी केमिस्ट्री में आप लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का रोल, उसमें होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट है। सो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन का रेट है वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो वो ना कंज्यूम होता है ना वो पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम, 2KClO3 प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये जो रिएक्शन है ये विदाउट कैटलिस्ट कैसे होगी वो भी ग्राफिकली हम समझ लेंगे। कैटलिस्ट इस्तेमाल क्या किया, MnO2। ओके, MnO2 करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, KCl फॉर्म हुआ है, सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट अगर आपने प्लॉट किया तो कैसे दिखेगा, ये रही दो रिएक्शन हमने प्लॉट किए यहाँ पे। ये जो प्लॉट है एक ऐसा है, दूसरा ऐसे एकदम ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है EA, करेक्ट। तो A जो है C मतलब क्या है, कैटलाइज्ड। C मतलब क्या है, कैटलाइज्ड, मतलब कैटलिस्ट आपने जहां पे इस्तेमाल किया, ये जो छोटा वाला ग्राफ है वो, और ये जो बड़ा वाला ग्राफ है जिसमें आपने कैटलिस्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, फर्क देखो दोनों में क्या है। देखो रिएक्टेंट यहाँ पे है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको कितना क्लाइम करना पड़ेगा, इतना ऊंचा जाके फिर नीचे आना पड़ेगा, करेक्ट। नीचे आना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, लेकिन ऊपर जाना प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी कहाँ से, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट। हीट करो, कुछ ना कुछ तो करो, ये सब करके एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई ना। देखो आप ये कर सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो माउंटेनियरिंग, अगर कभी ट्रेक के लिए गए होंगे तो सबसे ऊंचा ऐसे स्टीपेस्ट चीज जो होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है चढ़ने के लिए, बहुत पैर दुखते हैं, करेक्ट। इंस्टेड अगर प्लेटू होगा, एकदम नॉर्मल सरफेस होगा तो नहीं पैर दुखते। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, एक स्लोप है मान लो, जिसके ऊपर से आपको गाड़ी को चढ़ाना है तो गाड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना। जितना ज्यादा ऊंचा स्लोप उतना गाड़ी को प्रॉब्लम होगा ऊपर चढ़ने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया तो एक्टिवेशन